वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल LKC स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम करवाने वाले हैं आपको यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपको 25 फरवरी के हर एक सेट में छपा मिलेगा केमिस्ट्री की। यदि आपको 70/70 चाहिए तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर से जरूर वॉच करना है। मैं ये तो नहीं कहता कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं 9 से 10 क्वेश्चन, ये आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। ये समझ लीजिए आपका 50% जो पेपर है वो इसी क्वेश्चन से फंस के जाएगा। तो यदि आप अपने आधे नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बाकी हम आपको कल सुबह आपको 7 से 8 में एक वीडियो देंगे, वो समझ लिया, अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ। बाकी यदि आपने वो वीडियो देख ली तो ये कहता हूँ कि बोर्ड पेपर में उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं गारंटी से कहता हूँ मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको वो वीडियो जरूर देखना। अभी इस वाली वीडियो में आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये क्वेश्चन तो जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, वो तो हम क्वेश्चन का भंडा फोड़ने वाले हैं सुबह, लेकिन ये जो अभी को वीडियो हम आपको दे रहे हैं, ये वीडियो यदि आपने देख ली तो ये समझ लीजिए आपका 50% स्कोर अभी भी यूपी बोर्ड के केमिस्ट्री पेपर में बन चुका है। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, मोलरता और मोललता में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। या अंतर बताइए। उत्तर, मोललता क्वेश्चन मोललता 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। ये तापमान बदल जाती है। यह तापमान बदलने पर बदल जाती है, अर्थात ये जो तापमान के समानुपाती होती है, यानी टी समानुपाती मोललता यानी m। ठीक है, ये इसके समानुपाती होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन मोललता। आप मोलरता समझ गए, अब मोललता देख लो। मोललता 1 किलोग्राम लायक, उसमें क्या था 1 लीटर विलयन, इसमें विलयन नहीं, इसमें विलायक, क्योंकि विलयन के 2 घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है, तो इसमें विलायक लिया जाएगा था मोललता में। ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या है, क्या है? मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं। यह मोलों की संख्या ही मोललता है। यह तापमान पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात ये इसमें तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एग्जाम में यही पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखना। जो ये कोष्टक में चीज़ लिखा है ना, एग्जाम में यही पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्योंकि अंतर मतलब हो, अंतर क्या? तो ये जो मोललता होती है वो तापमान में निर्भर करती है, और जो मोललता होती है वो तापमान में निर्भर नहीं करती। मोलरता तापमान में निर्भर करती है और मोललता तापमान में निर्भर नहीं करती। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन का मिलना ही क्या कहलाता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो इसमें क्या बनाएंगे हम? H2 प्लस Cl2 मिला के क्या बनेगा? 2HCl। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसमें क्या होनी चाहिए? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, कोलराउस का नियम क्या है? हम आपके लिए वो क्वेश्चन लाए हुए हैं छांट के दोस्तों। इतने के बाहर, मतलब इतने के बाहर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये 100% गारंटी से कहता हूँ कि ये क्वेश्चन हर एक सेट में पूछे ही जाएंगे। बात इसकी बाहर की नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इन्हें जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। और प्रयास करूँगा कि कल सुबह सुबह आपको एक मैं वीडियो दे पाऊँ। उस वीडियो में वो क्वेश्चन दूंगा कि समझ लो पेपर में प्रिंट मिलेंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि वही क्वेश्चन पढ़ के आया हूँ जो अभी अभी यहाँ मिल गया मुझको। तो हम आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। सुबह सुबह आप हमारे चैनल में 7 से 8 के बीच में ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लिया तो वीडियो आते आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कोलराउस का नियम क्या है? उत्तर, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलल चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की अलग अलग मोलल चालकता के योग के बराबर होती है। कोलराउस का नियम क्या कहता है? कोलराउस के नियम के अनुसार
जो अनंत तनुता है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, क्या मोलल चालकता, उसके धनायनों और ऋणायनों की अलग अलग मोलर चालकताओं की योग के बराबर होती है, उसे ही क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर लघु क्वेश्चन दिए गए हैं, उससे आपको कुछ नहीं लेना। मैं जितने क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको केवल इतने क्वेश्चन लिख लिख के ये किसी भी तरीके से याद करके जाना है। ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आपको एग्जाम में मिलेंगे और हर एक सेट में मिलेगा ये क्वेश्चन जो आपको करवा दे रहा हूँ, चाहे वो जितने भी क्वेश्चन हों। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कल के लिए। फिर राउल्ड का नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। अब राउल्ड का नियम लिखना है आपको। तो राउल्ड का नियम क्या कहता है, राउल्ड का नियम कहता है, नियम किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रवों, किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रवों के, किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब, क्या आंशिक पार्टियल वेपर प्रेशर उस अवयव के मोल अंश, उसके क्या मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। अर्थात जो ये मोल आंशिक वाष्प दाब है ये किसके मोल अंश के समानुपाती होता है, आंशिक वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती होता है, ये कहता है क्या राउल्ड का नियम। राउल्ड का नियम ये कहता है, ठीक है। इसकी सीमाएं देख लो। सीमाएं क्या है, सीमाएं, यह नियम केवल आदर्श विलयनों और बहुत तनु विलयनों पर ही लागू होता है। मतलब इसके लिए आदर्श विलयन चाहिए या फिर तनु विलयन होना चाहिए, उसके लिए ही ये राउल्ड का नियम लागू होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लैंथेनाइड अंकुचन क्या है, क्या है इसका मुख्य कारण क्या है। उत्तर, लैंथेनाइड श्रेणी में एफ ब्लॉक, लैंथेनाइड श्रेणी को ही, एफ ब्लॉक के तत्वों को ही लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, समझ गए। तो ये राइबला बोल दो, ये लैंथेनाइड श्रेणी बोल दो, लैंथेनाइड श्रेणी। तो लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ तत्वों की परमाणु और आयनिक त्रिज्या में लगातार जो कमी आती है उसे ही लैंथेनाइड अंकुचन कहते हैं। बात को समझने का फिर उसमें मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, बहुत ही सरल है। देखो, लैंथेनाइड परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होता है हर एक तत्व का, तो जो एफ ब्लॉक वाले तत्व हैं उनका जो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, तो जब उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो उनके तत्वों की परमाणु और आयनिक त्रिज्या भी लगातार बढ़ने लगती है, उसमें कमी आ जाती है। तो जब उसमें कमी आएगी तो सिकुड़ जाता है, इसे ही लैंथेनाइड अंकुचन कहते हैं। अंकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, क्या होता है, सिकुड़ना। कारण देख लो। इसका मुख्य कारण 4f इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परीक्षण प्रभाव है। इसका कारण, मुख्य कारण यह है कि 4f इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परीक्षण प्रभाव है, जिसमें नाभिक का आकर्षण बल बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ जाता है और आकार सिकुड़ जाता है। जो आकार है वो सिकुड़ जाता है और नाभिक का आकर्षण बल बाहरी इलेक्ट्रॉनों में बढ़ जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लिगेंड क्या है, एक उदाहरण दें। ये समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये तो आना ही है, बाकी और आए तो वो आए या ना आए दोनों हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन छांट के लाया हूँ कि जो कि आएंगे ही आएंगे। ये समझ लीजिए 100 में 100% आएंगे, चाहे लिख के रख लो, इतने क्वेश्चन जरूर से जरूर, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कि पहाड़ उठा ले आया हूँ। गिनती के 9 से 10 क्वेश्चन है, लेकिन ये हर एक सेट में पूछे जाएंगे। लिगेंड क्या है, हर एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों में, उपसहसंयोजक यौगिकों में वे परमाणु आयन या अणु जो केंद्र धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। उदाहरण, अमोनिया NH3, जल H2O, साइनाइड CN-। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है यहाँ से। तो पहला प्रश्न है SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि में अंतर स्पष्ट करें। तो जो SN1 और SN2 है उनकी क्रिया विधि में अंतर स्पष्ट करना। उत्तर, चलते हैं उत्तर की तरफ। तो आंसर में क्या है, आंसर में SN1 को हम कहते हैं एका अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह 2 पदों में पूर्ण होती है, ये 2 पदों में होती है।
पहले पद में कार्बोकैटायन बनता है जो कि धीमा पद है। तृतीय 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड, यह अभिक्रिया सबसे तेजी से देते हैं। ठीक है, SN2 को देख लो आप लोग। SN2 इसको द्विआण्विक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया केवल एक पद में होती है। किस में होती है? ये जो अभिक्रिया है यह केवल एक पद में होती है। इसमें एक मध्यवर्ती यानी संक्रमण अवस्था बनती है। जब ये SN2 तुम करवाओगे तो इसमें एक मध्यवर्ती भी बनेगा जिसमें संक्रमण अवस्था बनेगी। ठीक है, और ये फर्स्ट प्राथमिक यानी एक डिग्री का एल्किल हैलाइड, यह अभिक्रिया सबसे तेजी से देता है। जब ये अवस्था होगी तो इसके बाद प्राथमिक हैलाइड बनेगा, 1 डिग्री हैलाइड बनेगा। यह अभिक्रिया बहुत फास्ट करता है। ठीक है, तो 2 चरणों में नहीं होती लेकिन इसमें एक मध्यवर्ती अवस्था बनती है। ठीक, अब महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन आपको बता देते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने नेम रिएक्शन के लिए आपको मैं इस बार नाम भर बता दे रहा हूँ। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो हमने उसमें 3D के माध्यम से बिल्कुल एक एक अभिक्रिया की रिएक्शन करके बताई है कि कैसे क्या करोगे तो क्या निकलेगा और क्यों निकलेगा और कैसे निकलेगा। ये सब कुछ हमने नेम रिएक्शन की वीडियो में करवा चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। नेम रिएक्शन का वीडियो हमने प्ले लिस्ट बनाई है तो उसमें आप केमिस्ट्री वाली प्ले लिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही विस्तार तरीके से आपको बताया गया है उसमें। यदि आप इसमें हम केवल नाम ही बताएंगे कौन कौन सी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, बाकी थ्योरी भी लिखी हुई तो उससे आपको कम समझ में आएगा। उसमें हमने रिएक्शन के कंपाउंड लिख करके बताया है कि ये इसके साथ निकल जाएगा तो ये बचेगा, ये क्यों निकलेगा, इससे क्या बनेगा, इसको कैसे करना है, उसका तरीका भी उस वीडियो में हमने आपको दिया है। ठीक है, तो आप जाके उसमें ज़रूर से ज़रूर देखें। इसमें आप नाम देख सकते हैं। वही यदि आपको वो अभिक्रिया आती है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, महत्वपूर्ण नेम रिएक्शनों पर संक्षिप्त टिप्पणी जैसे आज आती है तो रायमन-टीमन अभिक्रिया, ये कैनिजारो अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं की पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो रायमन-टीमन अभिक्रिया, जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो ऑर्थोएथेन। ये देखो, ये कुछ समझ में नहीं आने वाला है आपको, हम सही से बताएं, क्योंकि थ्योरी में ये नेम रिएक्शन थ्योरी कुछ नहीं समझ में आती है नेम रिएक्शन में, इसलिए मैं आपको केवल बता देता हूँ। ठीक है, इसका मुख्य उत्पाद सैलिसैल्डिहाइड बनता है। ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया, ये एल्डिहाइड क्रिया करता है और इसमें बाद में एल्कोहल बनता है। ठीक है, अब चेन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आ जाओ। DNA और RNA में क्या रासायनिक अंतर होते हैं? उत्तर, शर्करा, शुगर। DNA में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है जबकि RNA में राइबोस शर्करा होती है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक तरफ DNA एक तरफ RNA बीच से, और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो DNA में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, RNA में राइबोस शर्करा होती है। दूसरा पॉइंट, क्षारक। DNA में एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन क्षारक होते हैं जबकि RNA में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल यानी यूरेसिल पाया जाता है। इसमें थाइमिन नहीं होता, इसकी जगह यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह पे, ध्यान रखना। ठीक है, तीसरी इनकी संरचना देख लो। संरचना क्या है? तो DNA द्विकुंडलित संरचना वाला होता है। कैसा होता है DNA द्विकुंडलित संरचना वाला होता है, जबकि जो RNA होता है ये आमतौर पर एक सूत्री ही होता है, यानी ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और DNA डबल हेलिक्स होता है, क्योंकि आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा डबल हेलिक्स मॉडल, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे। सो ये देख लिए एग्जाम के लिए लास्ट मिनट, अभी सॉरी गाइस 1 मिनट। तो ये आपके लिए हमने एग्ज़ाम के लिए लास्ट मिनट जो टिप्स होती हैं वो आपको प्रोवाइड किए हैं, जो अपने हिसाब से मैंने समझा है कि नहीं ये सही है। तो देखो, ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन है उनको आपको लिख कर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेनी है। जो हमने बताई वो तो 2 ही थी, लेकिन हमारी वीडियो में जाइए, उसमें हमने बताया है कि जो मोस्ट अनएक्सपेक्टेड ही है, एक्सपेक्टेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कम से कम 10-15 नेम रिएक्शन है। उतना तो देखो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 7 सेट बनते हैं। अब पता नहीं 7 सेट में कौन पूछ ले, तो उतना यदि आपने कर लिया तो नेम रिएक्शन उसके बाहर जाना ही
नहीं है। ठीक है, और बाकी देखो फिजिकल केमिस्ट्री है तो फार्मूले एक बार रफ कॉपी में लिख करके ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें फार्मूले का ही रोल रहता है। फिजिकल केमिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें मैथ वाला फार्मूला दे देगा, मैथ वाला सवाल नहीं है, केवल फार्मूला बेस्ड होता है। यदि आपको फार्मूला लर्न है तो आप एक तुरंत ही कर सकते हैं। फार्मूले में रखो, मान रखो, फार्मूले में मान रखो और तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं तीनों चैप्टर जो फिजिकल रसायन है उसके मैं फार्मूला आपको प्रोवाइड कर दूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसके लिए आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और बाकी आपको सुबह वीडियो जरूर से ज़रूर मिलेगी 7 से 8 के बीच में। सो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कल सुबह पेपर के समय, और वो प्रश्न जो आपको हम देंगे सुबह वो समझ लीजिए कि डिप्टो फंसेगा, इसलिए वो वीडियो आपको सुबह ही प्रोवाइड की जाएगी और वो डिलीट कर दी जाएगी बाद में, क्योंकि उसमें वो क्वेश्चन दूंगा जो कि सातों सेट में डिप्टो फंस जाएगा। क्योंकि कोई ऐसा नहीं, एनालिसिस करके वो क्वेश्चन आपके लिए निकाल लिए गए हैं और थोड़ा सा बचा है तो उसका एनालिसिस अभी जारी है। शाम तक वो वीडियो बना करके सुबह आपको दे दी जाएगी 7 से 8 के बीच में। तो आप ज़रूर चैनल को सुबह 7 से 8 के बीच में जाकर चेक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।